बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 229 मुलाहिज़ा फरमाएं। सेल की लाइफ मुकर्रर नहीं, ना चले तो 2 दिन ना चले और ठीक काम करता रहे तो 2 साल गुजार दे। तरीका इस्तेमाल समझ लिया है आपने? एक बार फिर देख लें, हम इतने कोड मगज़ नहीं है। गालिब मुस्कुराया। एक बार में बात समझ भी लेते हैं और समझा भी देते हैं। ये वाकई बहुत काबिल कदर और कारामद चीज़ है भी तो 8000 की जनाब। गालिब का दोस्त खुश होकर बोला, ये जो काली सी चीज़ है ये सीधा साधा माइक्रोफोन है। इसकी फ्रीक्वेंसी प्री सेट है, यानी आप बदल नहीं सकते। इसे आप एक इलेक्ट्रॉनिक कान समझ ले। ये मकनातीसी है और किसी भी लोहे की सतह पर चिपक जाता है। आसपास कुछ भी हो ये हर आवाज़ को नशर करता रहता है और उसकी आवाज़ भी FM बैंड रेडियो पर सुनी जा सकती है, मगर वही 100 मीटर के दायरे में। इसे अर्थ होना चाहिए। अर्थ होते ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है। मसलन आप इसे गाड़ी की बाडी से लगा दें तो ये काम शुरू कर देगा। अलग करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। घर के अंदर पानी के नलके से चिपका दें, किसी कील से लगा दें जो दीवार में पैवस्त हो, लकड़ी में ना लगी हुई हो। जबरदस्त, मान गए तुम्हें दोस्त। गालिब ने जज्बाती होकर कहा, तुमने मेरी जो मदद की है वो दर हकीकत एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैं तुमको ज्यादा तफसील नहीं बता सकता, मगर इस वक्त तुमने अपने वतन और मुल्क के कुछ दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पाक फर्ज को पूरा किया है जिस हद तक तुम कर सकते थे। मैंने तो आपकी मदद की थी। अगर ये मेरे वतन की खिदमत है तो गालिब साहब आप ये पैसा ले जाइए। वो बोला, मैं सिपाही नहीं हूँ, लेकिन इस वतन की खातिर लड़ने वालों के लिए कुछ कर सकूं तो मेरी खुशकिस्मती है। पैसा गैर अहम है, कुर्बानी और इसार का जज्बा है तो सब है। तुमने वक्त पर एक मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने में मदद की, यही तुम्हारा जिहाद है। गालिब ने उठते हुए उससे हाथ मिलाया। एक दिन मैं खुद तुम्हें यह बताऊंगा कि तुमने जो कुछ किया था वो 20,000 क्या 20 लाख या 20 करोड़ से ज्यादा काबिले कदर था। मुझे उम्मीद है उस दिन ये भी आपके साथ आएंगे। वो मुझसे हाथ मिला के बोला, आज तो ये बिल्कुल नहीं बोले। उम्मीद है तुम भी राज को राज रखते हुए चुप रहोगे, किसी से हमारे आने की बात नहीं करोगे। गालिब बोला, तुम्हारा वो सेल्समैन काबिल एतबार है? वो मेरा छोटा भाई है। वो बोला, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, आप भरोसा रखें और फिर जरूरत पड़े तो मुझे किसी भी वक्त याद कर लें। मैं अपना कार्ड देता हूँ, घर या दुकान पर किसी जगह फोन कर दे। हम कार्ड लेकर दुकान से निकल आए। हमने 2 घंटे में वापस पहुंचने को कहा था और 2 घंटे हो गए थे। तेरे दोस्त ने तो कमाल कर दिया यार, मैंने कहा। मैं वाकई खुद को सिकंदर आजम समझने लगा हूँ जिसने दुनिया फतेह कर लियो। वो तुमको मिलिट्री का कोई कर्नल समझता रहा, गालिबन सा, और इसीलिए तुम्हारे बारे में उसने ज्यादा तजस्सुस का मुजाहरा नहीं किया। आदमी समझदार है, ये जानता है कि कमांडोज की ऑपरेशन कितने टॉप सीक्रेट होते हैं। मुझे उसकी उबुल वतनी, दोस्तारी और असूल परस्ती भी पसंद आई है। मैंने कहा, हमारी खुशकिस्मती थी कि उसी जगह एक रिक्शा वाले ने किसी किस्म की शिरायत आयद किए बगैर हमें बिठा लिया और 20 मिनट बाद हम घर में दाखिल हुए तो हमारा इस्तकबाल 40 साल से जायद उम्र की एक बदसूरत बुढ़िया ने किया, जिसके चेहरे पर उम्र रफ्ता की तहरीर जुरियों की शक्ल में नजर आती थी। उसके सर के बालों में सफेदी कालिब आने लगी थी और ये बाल खुश्क, उलझे हुए और खुरदरे थे। उसके मैले और बदबदे दांतों से अंदाजा होता था कि वो पान बहुत खाती है और फिर दंदासा बहुत इस्तेमाल करती है। उसका रंग स्याही माइल कदमी था और सोसी के पुराने बैले शलवार कमीज के साथ फटे हुए दुपट्टे से उसकी गुर्बत आया थी। जिस्मानी तौर पर भी वो बहुत नईफ और लागर थी। मैं और गालिब कुछ देर सख्ते के आलम में खड़े रहे। हमारे लिए नाजों की सुयत खुदाई पर खंसना भी मुश्किल था और रोना भी। बहुत सदमा पहुंचा दिल को, शैला ने गालिब को छेड़ा। सदमा तो मुझे भी पहुंचा है, मैंने कहा। क्या सूरत थी, जिसे क्या कर दिया, मगर सदमे से ज्यादा मुझे इस हिम्मत पर रश्क आता है। ये किसी और के बस की बात नहीं थी। अभी तो कुछ नहीं किया मैंने। नाजो हंसी, इतनी तारीफ मत करो कि मुझे गुरूर हो जाए। हद से ज्यादा खुद एतमादी भी नुकसान पहुंचाती है। इसमें कोई मुबालगे की बात नहीं, नाजो मौसी ने कहा। मेरी बीवी से पूछो, ईमानदारी से बताए कि ये काम वो कर सकती थी। मैं झूठ क्यों बोलूं, शैला ने कहा। मैं वाकई इतनी हिम्मत नहीं रखती, लेकिन राबिया बाजी शायद नहीं, वो भी सीधी दुश्मन के कले में दाखिल ना होती। मैंने कहा, खुद मैं उसे जाने ना देता। नाजो की तरह वो अपना दिफा नहीं कर सकती। बाबा तुम लोग अपना मस्करी छोड़ो, मूसा जी ने कहा, जिसकी तरफ हमने अभी तक तवज्जो नहीं दी थी। उसे 3 घंटे कहे थे मगर अपना काम 2 घंटे में खत्म कर लिया था। चुनाचे आधे घंटे से वो हमारे इंतजार में था। शैला के बयान के मुताबिक 1 पैकेट सिगरेट का, 2 गिलास पानी और 3 कप चाय वो पी चुका था। छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दिया इसे, गालिब ने कहा। अपना बूता पेशे खिदमत है, इसको बिगाड़ के अपने जैसा बना दीजिए। वो मूसा भाई के सामने धरना मार के बैठ गया। मूसा जी एक फनकार था, मगर उसके फन की कदर नहीं थी
या दुनिया को इतनी ज़रूरत ना थी जितनी मोटर मैकेनिक की। चुनाचे वो उम्र की इस हिस्से में फ्रस्ट्रेशन का शिकार था। उसे टीवी से लगा बंदा मुआवजा मिलता था जो जिंदगी की जायज़ ज़रूरियात की कफालत भी नहीं कर सकता था। नाजायज़ और मुँह ज़ोर ख्वाहिशात की तकमील के लिए उसने नाजायज़ रास्ते इख्तियार कर लिए थे, लेकिन उसे मूसा जी के अंदर छुपा हुआ फनकार शर्मसार रहता था और खुद को मुजरिम महसूस करता था। हम सब उसके हाथों की हुनरमंदी को मसरूफ़ अमल देखते रहे। उसने देखते ही देखते गालिब का चेहरा बदल दिया। गालिब पर उसे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ी जितनी नाजों पर हुई थी। चुनाचे वो आधे घंटे में फारिग हो गया। अभी तुम मेरे को छोड़ कर आओ, वो बोला। तुम टैक्सी में आए थे? मैंने कहा। टैक्सी लो और चले जाओ। नहीं यार, हम इतने बेमुरव्वत नहीं है, गालिब ने कहा। लाओ भाई शैला, मूसा भाई के लिए गर्मा गर्म दूध मलाई वाली चाय लाओ और हमारे लिए भी। उसने मूसा जी से नजर बचा के मुझे आंख मारी और ये इशारा शैला ने भी देखकर मुखालफत का इरादा तर्क कर दिया, वरना ये चाय का कोई वक्त ना था। उस्ताद, तुम जरा जाके मूसा भाई के लिए एक फर्स्ट क्लास टैक्सी लाओ, गालिब ने कहा। जितनी देर में टैक्सी आएगी ये चाय पी लेंगे और अगर वो फौरन आ जाए तो इससे 2-4 मिनट इंतजार का कहना। डैडी ने मेरी नजर का इशारा ना देखा होता तो वो गालिब की इस तहमकाना अंदाज पर एहतजाज जरूर करता, मगर उसने देखा कि ये चक्कर कुछ और है तो वो खामोशी से चला गया। शैला ने चाय 5 मिनट में हाजिर कर दी। पानी पहले से उबल रहा था, चुनाचे से देर ना लगी। यार ये क्या हराम खोरी है, गालिब ने एक कप को अंदर से मुलाहिजा फरमा कर कहा। कप को ठीक तरह साफ तो करना था। फिर वो उसी तरह कप को अंदर ले गया और गर्म पानी से धो के लाया। सबसे पहले उसने मूसा जी को चाय बना कर दी, फिर इत्मीनान से बल्कि कायली से स्लो मोशन में हम सब को चाय बनाकर देने लगा। उस्ताद डैडी हमारे चाय खत्म करने तक टैक्सी लेकर नहीं लौटा था। शायद उसे टैक्सी दस्तयाब नहीं हुई थी। लाहौर में न जाने क्यों रिक्शा तादाद में बढ़ते जा रहे थे और टैक्सियां कम हो रही थी। मूसा भाई अब वापस जाने के लिए बेचैन था क्योंकि उसके टीवी स्टेशन जाने का वक्त हो रहा था। 15-20 मिनट बाद जिलाई उस्ताद डैडी ने वापस आकर ऐलान किया कि शाही सवारी आ गई है, मगर मूसा जी उस वक्त तक सो चुका था। मूसा भाई, ए मूसा भाई, गालिब ने उसको हिलाते हुए चिल्ला कर कहा। तुम इधर सोने को आया था क्या? तुमको नहीं मालूम जो सोता है वो खोता है, मगर उस पर खाक भी असर नहीं हुआ। आते हुए भी तुम टैक्सी में सो गया था, इसको क्यों डांटते हो? हरकत तो ये तुम्हारी है। मैंने कहा। तोबा तोबा, गालिब दोनों कानों को हाथ लगा के बोला। मैंने तो बस ख्वाब और गोलियां मिलाई थी इसकी चाय में। सोया तो ये खुद है। अगर ना सोता तो मुझे इसकी नाक को आउट करना पड़ता, मगर गुड़ से मरने वाले को जहर देने का गुनाह मैं नहीं करता। शक तो मुझे पहले ही हो गया था, मैंने कहा। तस्दीक अब हो गई। चलो अब ये माल ढोने में मेरी मदद करो, गालिब बोला। मैं इसको घर के दरवाजे तक तो छोड़ आऊं। पहले आंख खुली तो मूसा भाई ने खुद को यहाँ पाया था, अब आंख खुलेगी तो वापस वहीं होगा जहां से चला था। समझेगा का ख्वाब था, जो भी हमने देखा, जो भी सुना अफसाना था। इसको समझना पड़ेगा, गालिब बोला, वरना मैं इसको समझा दूंगा। यह जरूरी था कि मूसा भाई को उसके घर के रास्ते का इल्म ना हो। उससे कुछ भाई नहीं कि कल शराब के लिए पैसे ना हो तो फिर आ जाए। अब कहाँ जाएगा? तुम्हारे दफ्तर भी तो पहुंच सकता है, मैंने कहा। वहां मैं इसको पहचानने से भी इनकार कर दूंगा, गालिब बोला। शहर में ये हमें तलाश नहीं कर सकता और इत्तेफाक से मिल जाने का रिस्क फी हजार भी नहीं। इतना रिस्क तो हम शौकिया भी लेते हैं। बाहर से टैक्सी वाले ने खारन दिया और खल्लड़ मचाया तो बै और गालिब सोए सोए मूसा जी को उठा कर ले गए और टैक्सी में पीछे की सीट पर लिटा दिया। इतनी देर क्या इसे कत्ल करने में लगी? ड्राइवर ने मूसा भाई को गौर से देखकर कहा, यह बंदा है कि लाश? बंदा है मगर सोया हुआ, गालिब ने कहा। बीमार था इसलिए डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया है। वो आगे बैठ के और टैक्सी रवाना हो गई। सच कहा था गालिब ने, मैंने कहा। वो 30% साफी, 30% जेम्स बॉन्ड एजेंट 007 और 40% मजनू हो गया है। साफी तो बराए नाम ही रह गया था। अंदर आने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक नवादरात की नुमाइश की, जिसे खवातीन ने भी दिलचस्पी से देखा। मैंने तरीका इस्तेमाल अच्छी तरह समझाने के बाद कलाई की घड़ी नाजुक के हाथ पर कोने से भी ऊपर बांध दी। वो बहुत ही नाजुक सी लड़की थी, चुनाचे उसका बाजू मेरी कलाई के बराबर या कुछ ज्यादा था। जब उसने आसीन ऊपर की तो कोनी तक स्याही माइल कदमी रंग के खत्म होते ही जिल्द का सुनहरा रंग शुरू हो गया, जो यूं लगता था जैसे साये के साथ ही धूप की रोशन लकीर। साया महदूद था और आगे सब धूप थी। उसके चेहरे और गर्दन के नीचे तक और पैरों पर टखने से ऊपर तक साये की अमलदारी थी, जिसे देखकर कोई अजनबी धूप के उजाले का तस्वुर नहीं कर सकता था। हर बार इसको इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें आसीन चढ़ाना होगी, मैंने कहा, और शायद घड़ी खोलना भी पड़े, मगर ये एहतियात बेहतर है। उनको तुम्हारे हाथ पर कलाई की घड़ी ना नजर आए। मैं इसे आन क्यों ना रखूं? नाजो बोली। 24 घंटे आन रखोगी? मैंने कहा। इसकी बैटरी एक दिन भी साथ नहीं देगी। इसे तो जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना है, कम से कम अल्फाज में पैगाम देना है और बस। किसके लिए पैगाम देना है? मोसी ने कहा।
तुम्हारे लिए अब किसी का पैगाम नहीं आएगा, मैंने कहा, इसलिए तुम चुप रहो। लंबी गुफ्तगू करो तो ये अंदेशा भी रहेगा कि कोई सुन ना ले। हाय अल्लाह, किसी ने सुन लिया तो, कोई आ गया तो, मोहसिन ने लड़कियों की तरह कहा और एकदम दूर भाग गया। तुम उसे क्या समझा रहे हो? लंबी गुफ्तगू करेगा वो, 6 से 12 वाला, दीवाने गालिब सुनाएगा और सुबह तक बैटरी खल्लास। तुम बोलने दो उसे, मैंने नाजू से कहा। तुम अपना काम समझती हो और हालात के मुताबिक खुद एहतियात बरत सकती हो। ये दूसरा मकनातीसी बाइक है, इसे भी मौका देखकर इस्तेमाल करना। अगर तुमने उनका एतमाद हासिल कर लिया तो मुमकिन है तुम्हें कहीं आने जाने पर कोई ना टोके। बाहर का काम हम पर छोड़ दो, हम तुम्हारी निगरानी और हिफाजत भी करेंगे और तुम्हारे हर पैगाम को रिसीव भी करेंगे। गालिब 1 घंटे में लौट आया तो हम सब ने खाना खाया, जो एक रस्मी कार्रवाई थी। खाने को किसी का जी नहीं चाह रहा था। सबके दिल पर खौफ का एक बोझ सा था कि सोचा तो हमने भी अच्छा था, मगर ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम। नाज़ो मेकअप और अच्छी अदाकारी के बावजूद पकड़ी जाए। वो इतने मोहतात हों कि किसी अजनबी को अंदर घुसने ही ना थे, या बाद में किसी मौके पर नाज़ो को रंग गया तो पकड़ लें। सारे खतरात नाज़ो के लिए थे, जिसे हम सब बिल्कुल खतरे की भट्टी में झोंक रहे थे। जानते बूझते दुश्मनों की हिसार की तरफ धकेल रहे थे। जो कुछ उसके साथ हो सकता था उसका तसव्वुर करते हुए भी दिल कांपता था और हम खुद को मुजरिम महसूस करते हुए नजरें चार नहीं कर पा रहे थे। 2 बार मैंने नाज़ो से कहा भी कि अभी वक्त है, वो चाहे तो कदम आगे बढ़ाने से पहले रोक ले। यही बात 2 बार मोहसिन और गालिब दोहराते रहे, मगर वो सबका मजाक उड़ाती रही और सब पर हंसती रही कि डर मुझे चाहिए मगर खौफ से तुम सब का बुरा हाल है। शाम के 6 बजे मैंने और गालिब ने नाज़ो को साथ लिया और हमने एक खतरनाक तरीन मिशन के लिए रवानगी इख्तियार कर ली। शैला रोने के करीब थी, मगर बोसी ने उसे अंदर ले जाकर डांटा डपटा तो वो चुप खड़ी रही। हमने जानते बूझते तांगे में सफ़र किया। आधे रास्ते में मुझे ख्याल आया कि हमने सब कुछ ले लिया, मगर FM बैंड का रेडियो नहीं लिया। उसके बगैर नाज़ो के अरसाल करता पैगामात सुने ही नहीं जा सकते थे। यह ऐसी हमाकत है जैसे कोई घोड़ा लेने जाए तो नाली लेकर लौट आए और घोड़ा भूल जाए। गालिब ने कहा तो नाज़ो खंस पड़ी। जबरदस्ती घोड़ा आप ले लेते हैं, खरीदते हुए जाएंगे। मैंने कहा, है जी, राह में घोड़ा खरीदोगे? तांगे वाला एकदम चौंका। खैर से कैसा घोड़ा चाहिए? चंगी जान वाला जैसा ये घोड़ा है। ऐसा ही लेना है तो आप ये ले लो, मैं दूसरा पकड़ लूंगा। कहां से पकड़ लोगे? चिड़ियाघर में तो घोड़ा है नहीं, गालिब ने कहा। इसके अलावा हम जिस घोड़े की बात कर रहे थे वो बैटरी सेल से चलता है। मैंने कहा, अच्छा, खिलौना लेना है। तांगे वाले ने दांत निकाल कर कहा। FM बैंड वाला रेडियो कहीं ना था। सब में वही मीडियम रेडियो शॉर्ट व्यू बैंड थे जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं। मजबूरन मुझे कार रेडियो लेना पड़ा, या फिर वही घोड़े के बगैर नाली लेने वाली बात थी। कार नहीं थी मगर कार रेडियो था। इसके लिए कार बैटरी की जरूरत थी। वो भी हमने रास्ते ही में खरीदी और तांगे वाले को मुतमईन किया कि उसे डबल रास्ते का डबल किराया जरूर अदा किया जाएगा। सबसे पहले गालिब उतर गया। उस जगह जान से चंद कदम के फासले पर मूंगफली की रेडी थी। फिर नाज़ो ने भी वहीं उतरने का फैसला किया और मैंने उसे खुदा हाफिज कहते हुए उसके कंधे पर प्यार से थपकी दी। बेस्ट ऑफ लक, मैंने कहा। नाज़ो ने मुस्कुराकर 2 उंगलियों से वी का निशान बनाया और तांगा आगे चल पड़ा। यकलख्त मेरे दिल को उदासी ने और मायूसी ने जकड़ लिया। मैंने तांगे वाले को 20 रुपए दिए और खुद उतरकर चंद कदम वापस गया। नाज़ो को अभी वापस बुलाया जा सकता था, अभी कोई नुकसान नहीं हुआ था। कल जब नुकसान हो जाएगा तो इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर आएगा जिसने ये स्कीम पेश की थी, जिसने अव्वल तो आखिर उसके हर मरहले में नाज़ो की जान को दाव पर लगाए रखा था और अब वो मेरी ख्वाहिश पर मौत के मिशन पर चली गई थी। मैंने चाहा कि उसे चिल्लाकर वापस बुलाऊं, मगर आवाज़ मेरे हल्क में घुट कर रह गई। नाज़ो बहुत आगे जा चुकी थी। उसकी बाहिफाजत वापसी के लिए अब सिर्फ मैं दुआ ही कर सकता था। गालिब की जेब में भरा हुआ रिवाल्वर था। नाज़ो को भी रिवाल्वर फराहम किया जा सकता था। वो खाली हाथ भी मुकाबला कर सकती थी, मगर जहां वो गई थी और जिन लोगों से उसका वास्ता पड़ने वाला था वो बहुत बेरहम, बेज़मीर और ख़तरनाक थे। उनसे नाज़ो को सिर्फ खुदा की ज़ात ही महफूज रख सकती थी। गली के मोड़ पर गालिब ने मूंगफली की रेडी पर पोजीशन संभाल ली थी। मैंने आला इस्तेमाल को कान में लगाया। ऐसा ही दूसरा यूनिट गालिब के पास था जो 100 मीटर से कम फासले पर था। चुनाचे हम आपस में गुफ्तगू कर सकते थे। मैंने गालिब से पहले राब्ता कायम किया। अभी कुछ नहीं हुआ। गालिब की आवाज़ मेरे कान में गूंजी। वो दरवाजे पर खड़ी हुई है। मैं सख्त पेशेमानी और एहसास जुर्म में मुब्तला हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गालिब ने कहा। हम सब की कैफियत एक ही सी है। मैंने तो दिल को पहले ही कायल कर लिया था कि अब नाज़ो से इस दुनिया में मुलाकात की फ़कत उम्मीद रखी जा सकती है। अगर वो और मैं बहुत खुशकिस्मत रहे तो फिर मिलेंगे, वरना उसकी याद मेरे साथ होगी दमे आखिर तक।
ऐसी मायूसी की बातें क्यों करते हो? मैंने तकरीबन रोकर कहा। तुम भी तो राबिया को खो चुके हो, फिर पालोगे तो तुम्हारी किस्मत की खूबी और खुदा की मेहरबानी। गालिब बोला, मैं और तुम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। खुदा के लिए बताओ नाजो क्या कर रही है? किसी ने दरवाजा खोला है, एक औरत है। गालिब ने कहा, नाजो उससे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? मैंने बेताबी से कहा। मूंगफली देना एक पाओ। किसी की आवाज आई, फटाफट। अभी लो सरकार, गालिब ने अचानक आ जाने वाले गाहक से कहा, और इस गलत वक्त पर गाहक का आना मुझे सख्त बुरा लगा। अपने सवाल के जवाब पर मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। मैं गालिब को मूंगफली देते देखता रहा। अब नाजो हाथ जोड़ रही है। गालिब बोला, औरत ने एक बार दरवाजा बंद कर दिया था मगर वो खड़ी रही थी। वो उस औरत के पांव पकड़ रही है। मेरा ख्याल है अदाकारी अच्छी है। औरत रुककर नाजो की बात सुनने पर मजबूर हो गई है। ये विक्टर बरादरान की बहन सोनिया तो नहीं हो सकती। उसकी कितनी उम्र है? मैंने उसे नहीं देखा है, मगर जाहिर है नर्स तो जवानी होगी। मैंने कहा, नर्स के बूढ़ी होने पर कोई पाबंदी नहीं है। गालिब बोला, ये कुछ उम्र रसीदा औरत है। हाँ, अब एक जवान औरत भी आ गई है। अफसोस ये है कि मैं गुफ्तगू नहीं सुन सकता, हालांकि नादो की घड़ी का ट्रांसमीटर ऑन होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना दिन ही में रेडियो और बैटरी भी खरीद लेते तो अब तक रेडी पर फिट हो जाते। खैर लो भाई सिकंदर। दरवाजा खुला और बंद हो गया। नादो अंदर पहुंच गई है। आदमी ने चांद पर कदम रख दिया है। ये खबर अभी नहीं थी। गालिब की बात सुनकर मुझे यूं लगा जैसे वो नादो के एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाने का ऐलान कर रहा है। चांद की अजनबी दुनिया के पुरस्रार सफर पर रवाना होने वालों को अपनी रवानगी के बाद वापसी का कितना यकीन था। साइंस की तमाम तहकीक और नताइज की कबल वक्त मालूमात पर दस्तरस के बावजूद वो उस एक लम्हे पर मुकम्मल इख्तियार की जमानत नहीं रखते थे जो फना का लम्हा होता है कि आंख से ओझल रह जाने वाली एक मशीनी गलती या कंप्यूटर के बर्क रफ्तार जहन से सरजद हो जाने वाले हिसाब की फरूक गजाश्त उसी लम्हे के वजूद को तस्लीम कराती थी। करोड़ों छोटे बड़े कुल पुर्जों के सर्किट में रूनमा हो जाने वाली खराबी लाखों साइंसदानों और इंजीनियरों की आंख नहीं देख पाती। कौन जाने दादों की सफर पर रवाना करने से कबल एहतियात और इंतजाम के सारे तकादे पूरे करने के बावजूद हमसे किस मरहले में कौन सी कोताही सरजद हो गई हो जो अब उसके लिए वापसी को नामुमकिन बना दे। मगर अब हम उसे वापस नहीं ला सकते थे। वो सैयारे पर उतर चुकी थी जहाँ एक वहशी दरिंदा सिफ्त और इंसान दुश्मन मखलूक की हुकूमत कायम थी और वो अपनी हुदूद ममलिकत में किसी की दखल अंदाजी को नाकाबिले माफी जुर्म तस्वुर करती थी। आधा घंटा मुकम्मल खामोशी में गुजर गया, जिसमें हर 10 सेकंड बाद गालिब से एक ही बात मैं पूछता था, कोई खबर? और गालिब एक ही जवाब देता था, कुछ नहीं। इंतजार की कोफ्त आहिस्ता आहिस्ता झुंझलाहट में बदलने लगी। आसाबी कशीदगी का शिकार गालिब भी था, मगर वो मुझसे ज्यादा मजबूत आसाब का मालिक था या फिर कुछ जाहिर नहीं होने देना चाहता था। वो मुझसे यही कहता रहा कि हम नादो की कोई मदद नहीं कर सकते, फिर परेशान होने से क्या हासिल। मैं दूर अजाब में मुब्तला था। एक तरफ राबिया थी जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब मुझे मौका मिला था तो मैंने गंवा दिया था। एक मजबूरी ने मेरे कदम पकड़ लिए और अब मुझे भी मालूम नहीं था कि वो किस साल में है। जहाँ मैं खड़ा हुआ था वहीं एक मेडिकल स्टोर था और मालिक किसी को फोन कर रहा था। मैं उसे देखता रहा और जब उसने रिसीवर रखा तो मैं दुकान में दाखिल हो गया। वो अजीब आदम बेजार शख्स था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे एक डॉक्टर को फ़ोन करना है और एक मरीज़ की खैरियत दरियाफ्त करनी है, तो वो मान गया। रिसीवर खुद डॉक्टर लतीफ़ ने उठाया। डॉक्टर लतीफ़? मैंने कहा। मैं सिकंदर बोल रहा हूँ। सिकंदर? हाँ भाई, उन्होंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। क्या हाल है? हाल तो मुझे राबिया का मालूम करना था। मैंने कहा, टेलीफोन पर? क्या तुम इस वक्त भी नहीं आ सकते? मैं क्यों नहीं आ सका था, इसकी वजह तो आपको मालूम हो गई होगी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, मजबूरी ऐसी थी। मजबूर हम सब हैं, मुख्तार कोई नहीं। डॉक्टर लतीफ़ ने कहा, मगर कभी दूसरों की मजबूरी पर अपनी मजबूरी को कुर्बान करना पड़ता है, ख्वाह उससे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। छोटी छोटी मजबूरियों के उज़र वो छोटी मजबूरी नहीं थी अंकल। मैंने कहा, लेकिन उससे कितनी बड़ी खराबी पैदा होगी। डॉक्टर लतीफ़ ने बरहमी से कहा, तुमको तो अभी इसका अंदाजा भी नहीं है। खुदा न खासा राबिया को वो ठीक तो है ना? मैंने डूबते दिल के साथ कहा, क्या मैं आ जाऊं? बेहतर होगा कि तुम आ जाओ। फोन पर मैं क्या बताऊं? डॉक्टर लतीफ़ ने कहा, आप बता दें, मैं सब कुछ सुनने का हौसला रखता हूं। मैंने कहा, अगर वो मुझे दुनिया में अकेला छोड़ जाए तब भी मैं ये सदमा झील के झील लूंगा। मरने वाले के लिए सब्र आ जाता है, इस दुनिया में बिछड़ जाने वाले आदमी पर रोकर नहीं बैठ सकता। डॉक्टर लतीफ़ ने कहा, उसकी वापसी की आस तड़पाती रहती है। वापसी? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा, हाँ, आज तुम्हारे ना आने का रद्द अमल बहुत शदीद हुआ था। डॉक्टर लतीफ़ ने कहा, उसने मेरी एक नहीं मानी, यही कहती रही कि तुम सब झूठ बोलते हो और मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। वो सारा दिन रोती रही।
उसके बाद मालूम नहीं कि क्या हुआ, शाम को वो अपने कमरे में नहीं थी। क्या कमरे में नहीं थी? मैंने चिल्ला कर कहा। फिर कहाँ थी? कहीं भी नहीं थी। तुम्हारी आंटी ने मुझे बताया कि राबिया ने उनसे कुछ कहा था, यही कि सिकंदर जरूर किसी हॉस्पिटल में जख्मी पड़ा हुआ है। उसकी गाड़ी को हादसा पेश आया था। मैं खुद हॉस्पिटल में देखूंगी, इमरजेंसी में या फिर आर्थोपेडिक में, मालूम नहीं वो किस साल में होगा। या मैं आराम से बैठी रहूं और कोई मुझे बताता भी नहीं। आपका मतलब है वो हॉस्पिटल में जा सकती है? मैंने उसी लहजे में कहा। ओ माय गॉड, वो कहाँ जाएगी, किस तरह जाएगी? इस पागलपन में वो पैदल फिरेगी? वो तो खाली हाथ निकल गई है, उसका पर्स तक यहीं पड़ा हुआ है, डॉक्टर लतीफ ने कहा। डॉक्टर लतीफ, क्या आप नहीं समझते कि वो ज़हनी तौर पर माजूर है और कोई भी उसकी माजूरी से फायदा उठा सकता है? मैंने मुश्तइल होकर कहा। वो गलत अफराद के हाथों में जा सकती है और कोई भी उससे कह दे कि चलो मैं तुमको बताता हूँ सिकंदर कहाँ है, तो उसके साथ उड़ेगी। मैं ये सब तुमसे बेहतर समझता हूँ। तुम इस वक्त जज्बाती होकर ये बोल रहे हो कि मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है और मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है कि राबिया की ज़हनी कैफियत क्या है और इस कैफियत में उसका रवैया और रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सिर्फ टेलीफोन पर चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? आपने क्या किया है अभी तक? ये कितनी देर पहले की बात है? मैंने कहा। गालबन 2-3 घंटे हुए हैं उसको निकले हुए, डॉक्टर लतीफ ने कहा। 3 घंटे पहले वो मौजूद थी, अब 2 घंटे से गायब है। मैंने फ़ोन किए हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर मुझे जानते हैं, लेकिन मैं सबको ये बात नहीं बता सकता। इमरजेंसी और आर्थोपेडिक वार्ड तो हॉस्पिटल में होते हैं, क्या मालूम वो पहले कहाँ पहुंचे। लेकिन मैंने म्यू हॉस्पिटल, गंगा राम हॉस्पिटल, अल्बर्ट विक्टर, गुलाब सिंह हॉस्पिटल, इसके अलावा कुछ मशहूर और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी बात की है। ये कहा है कि कोई औरत सिकंदर नाम के किसी शख्स को पूछती हुई आए तो उसे रोक लिया जाए। अगर तुम आ सकती हो तो आ जाओ, हम चलकर देख लेते हैं। मैं आता हूँ आधे घंटे में, मैंने डूबते दिल के साथ कहा और रिसीवर रख दिया। दुकानदार को पैसे दिए और बाहर आ गया। मेरा जहन माऊफ हो गया था। मेरे लिए यह तस्वूर करना मुश्किल था कि राबिया इस वक्त किस सड़क पर और किस समत में रवां होगी। वो हर एक से पूछती फिरेगी कि तुमने सिकंदर को तो नहीं देखा, तुम नहीं जानते मेरे सिकंदर को। अगर कोई उससे पूछ बैठेगा कि तुम वही राबिया कारी एडवोकेट हो ना, वो इकरार कर लेगी। और तुम उस सिकंदर को तलाश कर रही हो ना, वो फिर इकरार करेगी कि हाँ मैं उसी सिकंदर बख्त को तलाश कर रही हूँ जो मेरा महबूब है। मेरी तमन्ना है और जुस्तजू है, लेकिन दुनिया किसी राबिया के महबूब सिकंदर को नहीं जानती। एक मफरूर और मतलूब मुजरिम सिकंदर बख्त को जानती है। इमरजेंसी वार्ड में हर जगह पुलिस जरूर मौजूद होती है, वो इस नाम को भूले नहीं होंगे। ये 1 लाख रुपए के नोट का नाम है। ये सिकंदर बख्त को गिरफ्तार कराने वाले का इनाम है। मैं डॉक्टर लतीफ के साथ किसी हॉस्पिटल में राबिया को तलाश करता फिरूंगा, वो मुझे दूसरे हॉस्पिटल में पूछती फिरेगी। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पैदल, जिस्मानी थकन के एहसास से बेनियाज, भूख प्यास से बेपरवाह, रात के अंधेरे से बेखौफ, अंधेरे में घूमने वाले भूखे खबसनाक पीढ़ियों के वजूद से बेखबर। इस शहर की सड़कों पर वो रात भर चलती रहेगी और मैं रात भर उसकी तलाश में घूमता फिरूंगा, मगर कहीं किसी रास्ते पर मेरा उसको या उसका मुझे देख लेना मुश्किल होगा, हमलन नामुमकिन। उसका चांस 1 लाख के मुकाबले में 1 का भी नहीं था, खुसूसन अंधेरी सड़कों पर। और कौन जाने इस शब की सैर होने तक कौन कहाँ पहुंचे। वो और मैं अलग अलग पकड़े जाएं और शिकारी हमें एक दूसरे से बहुत दूर कभी ना मिलने के लिए पसे दीवारें जिंदा पहुंचा दें। मगर अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। राबिया के अलावा मैं सब कुछ भुला बैठा था। अंजाम कुछ भी हो, मुझे उसको तलाश करना होगा। गालिब, मैंने अपनी जगह पहुंचकर वायरलेस पर कहा, मैं जा रहा हूं। यार वो नादू को पहला पैगाम मिला है अभी अभी। गालिब, राबिया पागलपन में डॉक्टर लतीफ के घर से निकल गई है और हॉस्पिटलों में मुझे ढूंढती फिर रही है। मैंने कहा, नादू ने मुझे बताया कि अगर वो भटकती रही तो मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएगी। मैंने फिर उसकी बात काट दी। मैं डॉक्टर लतीफ के साथ जा रहा हूँ उसे तलाश करने। तुम भी पागल हो गए हो क्या? गालिब ने बरहमी से कहा। राबिया ही सब कुछ नहीं है, नादू भी है। मेरे लिए राबिया ही सब कुछ है, मैंने चीख कर कहा। उसके बगैर मैं खुद भी कुछ नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ। MRS का ये मिशन तुम्हारे ज़हन की पैदावार था। गालिब ने मुश्तइल होकर कहा। अब तुम ये सुनने के रवादार भी नहीं कि नादू ने क्या किया है। उसको तुमने ही भेजा था उस जहन्नुम में। वो बोलता रहा मगर मैंने सुना नहीं। सड़क के दूसरे किनारे पर मैंने एक रिक्शे को सवारियां उतारते देखा। मैं इधर उधर देखे बगैर रिक्शा पकड़ने के लिए सड़क उबूर करने लगा। बाईं तरफ से आने वाली एक तेज रफ्तार गाड़ी के ड्राइवर ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए। गाड़ी के पहिए जाम हो गए और फिर सड़क से रगड़ खा के चीखते हुए गाड़ी के भारी वजूद को अपनी ही कुव्वत में घसीटते हुए और अपने पीछे एक स्याह लकीर छोड़ते हुए बढ़ते गए। मैंने गाड़ी की रोशनी को यूं देखा जैसे शिकार होने वाला कमजोर जानवर
शिकारी चीते की अंगारा आंखों को रूबरू देखता है और मफलूज हो जाता है। गाड़ी ने टक्कर मारने के बाद मुझे ऊपर उछाल दिया। मैं फजा में थोड़ा सा बुलंद हुआ। दर्द की शदीद लहर ने मेरी टांगें बेकार कर दी थी। चुनाचे में नीचे आया तो पैरों पर ना उतर सका। मैं तारकोल की पक्की सड़क पर पत्थर की तरह गिरा। मुझे यकीन था कि अब अपनी कम होती रफ्तार के बावजूद वही गाड़ी कुछ और आगे आके मेरे जिस्म पर से गुजरेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक लम्हे के लिए मैंने अनगिनत रोशनियां देखी। सितारों की रोशनी, सड़क पर रवां दवां गाड़ियों की रोशनी, बिजली के खंभों की रोशनी फिर रोशनी के दायरे से बन गए और घूमने लगे, मदम पड़ने लगे। मेरे कानों ने आवाजों का शोर सुना जो रफ्ता रफ्ता मालूम हो गया। आंखें थोड़ी सी खुली तो मेरे सामने रोशनी में साए से तैरने लगे। मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाजें मेरे कानों से टकराईं। मैंने पलकें झपका कर देखा, साए वाजे हो गए। वो सब इंसानी हेवले थे। उनके लब हिल रहे थे और अल्फाज कहीं कहीं से सुनाई देने लगे थे। किस तरह? देखिए, दिमाग पर चोट, आर्दी असरात, खतरे की बात नहीं। दिमाग के अंदर झिल्ली में झटका लगता है तो दिमाग हिल जाता है और उससे बेहोशी। वक्ती असर? बिल्कुल वक्ती। 8 से 12 घंटे में होश आना चाहिए और ना आया तो। अब मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक औरत की आवाज सुनी। खुदा पर भरोसा रखें, आखिर हम डॉक्टर हैं, कुछ इल्म और कुछ तजुर्बा रखते हैं और हमारे लिए ये पहला केस नहीं है। क्या किसी तरह भी ज़हन मुतासिर होगा? वही औरत बोली। अभी तो आसार नहीं है मरने का, सब रिस्पांस नॉर्मल है। मेरा मतलब था यादाश्त। औरत ने कहा, इसका पता तो होश में आने के बाद चलेगा। वो यकीनन कोई डॉक्टर था। इतनी देर में मेरी आंखें भी सायों को शनाख्त करने लगी थी। उजाले के रुख मुझे राबिया का चेहरा दिखाई देने लगा था। मैंने आहिस्ता से सर घुमाया और दूसरी तरफ देखा। डॉक्टर पलट कर जा रहा था। उसने एक दरवाजा खोला और गायब हो गया। बंद कमरे की तन्हाई में मेरे साथ सिर्फ राबिया रह गई। मैंने इस कमरे को, अपने बिस्तर को और लाइट्स को देखा। मेरी नाक ने दवाओं की मखसूस बू को महसूस किया और एकदम मुझे याद आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ था। अब मैं किसी हॉस्पिटल में था, मगर राबिया क्या उस कार एक्सीडेंट के बाद राबिया मुझे याद आई थी? राबिया। मैंने उसकी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, सिकंदर। राबिया ने फरते मुसर्रत से चीख मारी और बेड पर बैठकर मेरे हाथ को मजबूती से अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया। खुदा का शुक्र है। वो मेरे हाथ को अपनी आंखों से लगाकर रोने लगी। उसके गर्म आंसू मेरे हाथ को चलाने लगे। खुदा का एहसान है मुझ पर, उसने दुआ सुन ली मेरी। तुमने मुझे पहचान लिया। रो क्यों रही हो? मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मैं तो नहीं रोया था। जब तुम मेरे साथ थी और मैं तुम्हें तलाश कर रहा था तो तुम मुझे छोड़ गई थी। मैं खुद ही आ गई हूँ। उन्होंने मुझे रोक रखा था, कैद कर रखा था और वो मुझसे झूठ बोलते थे। राबिया ने रोते रोते कहा, वो मुझे आने देते तो मैं बहुत पहले तुमको तलाश कर लेती। मुझे मालूम था कि तुम जख्मी हो, किसी हादसे का शिकार हुए हो, लेकिन डॉक्टर लतीफ मुझसे गलत बयानी कर रहे थे। कहते रहे कि तुमको कुछ भी नहीं हुआ। मेरा दिल झूठ नहीं बोलता था। मैं जानती थी कि वादा करने के बावजूद तुम क्यों नहीं आए थे। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा, या मुझे कौन लेकर आया? ये सब तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तुमको तलाश करती फिर रही थी हर हॉस्पिटल में और यहाँ पहुंची तो मैंने तुम्हें पा लिया। मेरी मोहब्बत ने मुझे ये रास्ता दिखाया और यहाँ ले आई। अब तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ हूँ। तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और तुम ठीक हो? मैं भूंचका रह गया। ये मोहब्बत की मोइज़ा नुमाई थी जिसने वक्त के हर लम्हे का और सारे रास्तों का तयन किया था। इसी मोहब्बत ने सबसे पहले राबिया को खबर दी थी कि सिकंदर की गाड़ी एक हादसे में तबाह हुई है। उसे रात के 2 बजे जगा के ये खबर सुना दी थी। अगर उस रात डॉक्टर लतीफ ने राबिया का रास्ता ना रोका होता तो शायद वो ठीक उस जगह पहुंच जाती जहां मैं था। मोहब्बत का ये कुतब नुमा जज्बा दिल की कुव्वत पर रहनुमाई करता था। इसे मिलाकर राबिया को रिहाई दिलाई और उसे वहां पहुंचा दिया जहां सचमुच मैं एक हादसे का शिकार होकर हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और किसी को मालूम ना था कि मैं कहाँ हूं।